गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एनडीए का सिलेबस समझा था। उसमें एनडीए पॉलिटिकल साइंस और एनडीए हिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एनडीए पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने इस विषय का सिलेबस भी डिस्कस किया था, उसी के आधार पर आज के हमारे टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा का वैसा है जैसे कि आज हम उसको समझते हैं? क्या वो जब बना था तब भी वो वैसा ही था क्या? तब उसमें कितने आर्टिकल थे और आज उसमें कितने आर्टिकल्स है? तब उसको अमेंड किया गया था और आज कितनी अमेंडमेंट्स उसमें टोटली की गई है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा पूरा तैयार होने के लिए, जिसमें बी.एन. राव और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इन दो महान व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान था। हमें मालूम है इसी के आधार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट ये जो महान उपाधि है वो हम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को देते हैं। पर दोस्तों, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसी सीमित पीरियड में बना था 2 साल 11 महीने 18 दिन? नहीं, इसमें जो बहुत सारे आर्टिकल्स थे वो तरह तरह की देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए गए हैं। उससे पहले भारत में ब्रिटिशों का राज था, तो ब्रिटिशों ने बहुत सारे कानून भारत में इंट्रोड्यूस किए थे। तो उन कानून में से बहुत सारे आर्टिकल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सारे आर्टिकल्स जैसे के तैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो वो सारी चीजें हमें समझनी है। 1757 जब प्लासी की लड़ाई हुई तो ब्रिटिशों का हमारे देश में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो गया था। ब्रिटिश ऑफिसर्स भारत में रहने लगे थे, बट इन ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश कर्मचारियों पर रूल्स और रेगुलेशन लागू करने के लिए भारत में सबसे पहला कानून लागू किया गया ब्रिटिशों द्वारा, जो कानून था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसको फर्स्ट चार्टर एक्ट भी कहा जाता है या फिर रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके जरिए, इस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए भारत में कलकत्ता में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। 1774 में भारत में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना और उस सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले जज थे सर इलिजाह इम्फे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद काउंसिल एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए। इनमें सबसे ज्यादा दो ही कानून इंपॉर्टेंट है, वो है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, और उन 395 आर्टिकल्स में से 200 से भी ज्यादा आर्टिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से जैसे के तैसे कॉपी पेस्ट किए गए थे। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सबसे पहले बार बात की गई थी और सबसे पहली बार भारत में बाइकैमरल सिस्टम 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लागू किया गया था। अभी बाइकैमरल सिस्टम क्या है? आपको पार्लियामेंट आपने पढ़ी होगी। पार्लियामेंट मतलब संसद। संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। बाय मतलब 2, बाइकैमरल, ये 2 सदन आपको पार्लियामेंट में दिखाई देते हैं। वैसा ही सिस्टम, ये तो सेंट्रल की बात हुई, वैसा ही सिस्टम हमें स्टेट गवर्नमेंट में भी दिखाई देता है। एक तरफ होती है विधान परिषद और एक तरफ होती है विधानसभा। ठीक है, भारत में जितने भी स्टेट्स है वो हर किसी स्टेट में बाइकैमरल सिस्टम नहीं है। सिर्फ 6 ही स्टेट्स है जहां पर बाइकैमरल सिस्टम है, मतलब 2 सदन होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मतलब कायदे बनाने वाली जो समिति होती है, कमेटी होती है, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। उस लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सदन होना, सेंट्रल में लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद। बट ध्यान रखो, हर राज्य में 2 सदन नहीं होते, हर राज्य में विधानसभा और विधान परिषद नहीं होते। जैसे कि महाराष्ट्र में 2 सदन है, बट मध्य प्रदेश में एक ही सदन है, विधानसभा। उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। बट भारत में आज सिर्फ 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर बाइकैमरल सिस्टम है। सेंट्रल में बाइकैमरल सिस्टम है और 6 स्टेट में बाइकैमरल सिस्टम है। ये बाइकैमरल सिस्टम कहां से इंट्रोड्यूस किया है हमने, कहां से इसको लागू किया है? तो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
अभी 1946 में भारत में इलेक्शंस हुए थे और इस इलेक्शन के जरिए ही जो चुने हुए मेंबर्स थे उनमें से एक कमेटी बनाई गई जिसको संविधान सभा कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा गया है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम यह था कि भारत का संविधान बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसका फ्रेमवर्क तैयार करे। उसी काम में ये सभी मेंबर्स जुड़ गए। अभी वो मेंबर्स कितने थे और उस मेंबर्स में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, ये सारी चीजें हमें अभी समझनी है। आइए जरा शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स है और प्रिएम्बल उसका अविभाज्य घटक है। हमारा प्रिएम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। कितने पार्ट्स है, तो 25 पार्ट्स है। कितनी बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, मतलब उसमें दुरुस्तियां की गई, तो वो है 104 बार। अभी आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिया दैट इज भारत शॉल बी अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। मतलब भारत, ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल है दोस्तों। क्या है, फर्स्ट आर्टिकल है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत मतलब इंडिया ये राज्यों का एक संघ होगा। संघ राज्य नहीं है, राज्यों का एक संघ होगा। ये बात पहले आर्टिकल में डिक्लेयर की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स और लॉ दिए गए हैं। ये बात यहां पर ध्यान रखो, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स और लॉ दोनों चीजें दी गई है, ठीक है। अभी और आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1946 में इलेक्शंस हुए थे। टोटल डेलीगेट्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो 389, मतलब 389 टोटल मेंबर्स थे। अभी जब भारत और पाकिस्तान दोनों का पार्टीशन हुआ तो इसमें से बहुत सारे मेंबर पाकिस्तान के थे, तो वो अलग हो गए। तो बचे कितने आफ्टर पार्टीशन, 299 बचे। उसमें कुछ इलेक्टेड थे और कुछ नॉमिनेटेड थे। इलेक्टेड मतलब जिनको लोगों ने चुन के दिया था, और कुछ लोग ऐसे थे जहां पर उनका नामनिर्देशन किया गया था। अगर समझो कोई व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, कानून जानता है, समाज कार्य किया है उसने, साइंस टेक्नोलॉजी में उसने अच्छा काम किया है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को कायदे करने की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलता है। उसको हम नॉमिनेटेड करते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति इलेक्शन में लड़ने के लिए वो जरूरी या फिर इंटरेस्टेड ही होगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनकी काबिलियत होती है, लेकिन वो अपने प्रोफेशन से स्टिक रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख पाते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम सर साइंटिस्ट थे, उनको पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं थी, ठीक है, बट उनका नाम बहुत अच्छा था, उनको सब लोग रिस्पेक्ट से देखते थे, इसीलिए वो देश के राष्ट्रपति भी बने थे एक समय के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम निर्देशन भी किया जाता है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी किया जाता है। उसके बाद हम विधान सभा में भी कुछ लोगों का नाम निर्देशन किया जाता है, विधान परिषद में भी कुछ लोगों का नाम निर्देशन किया जाता है। ये अलग मुद्दा है, उसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो नॉमिनेटेड, ये कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा था। नॉमिनेटेड 70 लोग थे, वुमेन्स उसमें 15 थी, एससी कैटेगरी के 26 लोग थे और एसटी कैटेगरी के 33 लोग थे। ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। ये ऐसा सदन, संसद के सदन में सारे के सारे लोग बैठे थे। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मीटिंग होती है इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946। इस मीटिंग के टेम्पररी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। टेम्पररी मतलब उनका एज बहुत सबसे ज्यादा था। पहली मीटिंग में इलेक्शंस तो नहीं हुए थे, कौन प्रेसिडेंट बनेगा इसके लिए, ठीक है। तो एज जिसका ज्यादा रहेगा, जिसका अनुभव ज्यादा रहेगा, उस आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, टेम्पररी। बट दूसरी मीटिंग में 2 ही दिन बाद दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर को, फिर इलेक्शन होता है और इलेक्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको सेकंड मीटिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सेकंड मीटिंग में प्रेसिडेंट चुना जाता है। तीसरी मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरी मीटिंग फिर से 2 दिन बाद 13 दिसंबर को होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू
प्रीएम्बल बिल प्रेजेंट करते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कैसे होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रीएम्बल पूरी तरीके से याद होगी, उसमें बहुत सारे भारी भारी वर्ड दिए गए हैं। ये वर्डों, इन शब्दों को ध्यान में रखते ही हमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। वहां पर दिए गए हर एक शब्द का बहुत ही बड़ा मीनिंग होता है। तो ये जो प्रीएम्बल था, ठीक है, उसको एक बार अमेंड भी किया गया, उसमें दुरुस्ती भी की गई, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। बट वो बिल सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया था? तो पंडित नेहरू ने, थर्ड मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। जिनके तरफ सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। कितने? 7 मेंबर थे। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, मतलब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ठीक है। और डॉक्टर के.एम. मुंशी भी एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर वी.एन. राव, इन 2 व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, मसूदा समिति इसको कहा जाता है। इसमें कितने मेंबर थे बेटा? 7। और चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार हुआ था और उसको अमल में कब लाया गया? तो 2 तारीख आती है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। सब लोगों ने, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सभी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करके उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। इस तारीख को उसको एक्सेप्ट किया है और उसको अमल में, मतलब एग्जीक्यूट कब किया है? तो वो है तारीख 26 जनवरी 1950, मतलब 2 महीने बाद, ठीक है। वो 26 जनवरी को ही क्यों किया गया है? तो इस बात का भी, उस दिन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो उसको भी हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं उस दिन का इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा। अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी खासियत है, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, ठीक है। लिखित संविधान मतलब हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखित ही होता है, बट उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बनाया गया है, इसी मतलब से उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ब्लेंड एंड रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब उसको अमेंड किया जा सकता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो रिजिड भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी नहीं है। तो तरह तरीके की, 3 तरीके की अमेंडमेंट की प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस रिजिड वाली है और दूसरी फ्लेक्सिबल वाली है, ठीक है। तो अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग तरीके का अमेंडमेंट का फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों फेडरल सिस्टम है और यूनिटरी बायस है। दोस्तों, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो हर देश का होगा, बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल साइंस में अलग डेफिनेशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा संविधान जिसको एक सीमित पीरियड में बनाया गया है। हमारा भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सीमित पीरियड में बनाया गया है। टाइम पीरियड क्या था मैंने आपको बताया, इसीलिए उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है। उसको अमेंड भी किया जा सकता है। ये सारी की सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं हैं, ठीक है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्रता दी गई है, कुछ कमीशंस को भी स्वतंत्रता दी गई है, जैसे कि यूपीएससी कमीशन है या फिर इलेक्शन कमीशंस है या फिर न्यायिक व्यवस्था, इनको अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से फ्रीडम दिया गया है। अगर इनके ऊपर किसी का बर्डन आ गया, पॉलिटिकल लीडर का या फिर किसी बड़े व्यक्ति का, तो न्याय संगत नहीं होगा। आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है? तो यूपीएससी कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कमीशन में बहुत बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है। और इस यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है उसकी नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट, सर्वोच्च व्यक्ति हमारे देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वो खुद करते हैं, ठीक है। अभी उस यूपीएससी कमीशन को अपना काम करने के लिए, मतलब पेपर निकालने के लिए, उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के लिए उनको पूरी तरीके से फ्रीडम दिया जाता है। अभी मान के चलो अगर किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर ने यूपीएससी के चेयरमैन पर प्रेशर डाला है कि भाई तू मेरे बेटे को यूपीएससी के आईएएस की पोस्ट दिला दे, उसकी पेपर की सेटिंग लगा दे, तो अगर उस तरीके से उनके ऊपर बर्डन आ गया तो आपके पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, वहां पर न्याय नहीं मिलेगा आपको।
तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जिनको स्वतंत्रता दी गई है। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी कमीशन, हमारा पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, इनको अपने अधिकार और अपने डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। किसी के भी बर्डन में आने की उनको कोई जरूरत नहीं है, किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक खासियत है। और क्या है? लेंडिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सेक्युलर स्टेट है। हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी धर्म को बड़ा चढ़ावा नहीं दिया है। हिंदुओं को प्रायोरिटी और मुसलमानों को नीचा दिखाना, इस तरीके की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। यहां पर धर्म का बैकग्राउंड, किसी तरीके का बैकग्राउंड ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यही मतलब है सेक्युलर स्टेट का, ठीक है। सभी धर्मों को समान नजरिए से आंका गया है, देखा जाता है। सिंगल सिटीजनशिप, क्या हम महाराष्ट्रियन है और बाद में इंडियन है? दो तरीके का नागरिकत्व हमारे पास है क्या? नहीं है। सारे के सारे, जम्मू कश्मीर का भी व्यक्ति इंडियन ही है, केरल का भी व्यक्ति इंडियन ही है, महाराष्ट्र के भी व्यक्ति इंडियन ही है, एक ही सिटीजनशिप है। यह भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, महाराष्ट्र के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन और पूरे भारत के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी बात है क्या? नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। 5 नंबर का पॉइंट क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक यूपीएससी एंड इलेक्शन कमीशन। ये तो मैंने आपको डिस्कस किया ही है। इंडिपेंडेंट बॉडीज है, कोई उनके ऊपर बर्डन नहीं है, अपना काम वो पूरी तरीके से विवेक बुद्धि को इस्तेमाल करके कर सकते हैं, किसी के बर्डन में आने की उनको कोई जरूरत नहीं। ये कुछ खासियत थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। आपके राज्य के मुख्यमंत्री का नाम आपको मालूम है और आपके देश के प्रधानमंत्री का नाम आपको मालूम है। प्रधानमंत्री सेंट्रल अथॉरिटी में आते हैं और मुख्यमंत्री स्टेट अथॉरिटी में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं। तो इस तरीके से सेंटर में अलग गवर्नमेंट है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट है। इन दोनों के अधिकारों का विभाजन किया गया है, ठीक है। कुछ अधिकार सेंट्रल को दिए गए, कुछ अधिकार स्टेट को दिए गए हैं, और उन अधिकारों का पालन करना, उनमें कुछ सुधारनाएं लाना, बदलाव करना, ये सारी जिम्मेदारी उनकी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट। इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, यहां पर इमरजेंसी की प्रोविजंस की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे राष्ट्रपति जी को अगर समझो लगता है कि भारत अभी संकट में है, जैसे कि भारत किसी दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, भारत में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया, एक हाथ स्टेट गवर्नमेंट समझो राज्य का कारभार चलाने के लिए असमर्थ है, तो इस सिचुएशंस में भारत में 3 तरह की इमरजेंसी की प्रोविजंस की गई है। तो राष्ट्रपति जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, यह भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात अगर नहीं है, उसको अगर अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, तो कुछ दिनों के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से इनवैलिड हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिकल 368 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात की गई है। कौन से आर्टिकल में बेटा? 368। कुछ आर्टिकल्स मैं बताते जाऊंगा, वो आपको याद रखनी है, आपके नोटबुक्स में आप लिख लो, क्योंकि आर्टिकल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत बार यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आर्टिकल 368 किस चीज से रिलेटेड है? तो अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये बहुत सारी टर्म्स अभी लेक्चर्स में यूज होती रहेगी। डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, सॉवरेनिटी, ठीक है। इसके मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा। डेमोक्रेसी मतलब लोकशाही, लोगों का जहां पर राज है। रिपब्लिक मतलब देश का संवैधानिक प्रमुख, देश का प्रथम नागरिक, उसको अगर हमने चुन के दिया है तो वो देश रिपब्लिक कहलाएगा। हमारा भारत डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, क्योंकि हमारे यहां पर लोकशाही है, हम ही यहां के शासक हैं, ठीक है। हम हमारे लोगों को चुन के देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के देते हैं, वो फिर हमारे देश को चलाते हैं, ठीक है। रिपब्लिक है क्योंकि हमारे राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। आपको ब्रिटेन में मालूम है क्या क्या होता है? इंग्लैंड में क्या होता है? इंग्लैंड में वहां का जो संवैधानिक प्रमुख है, वहां का जो राष्ट्रपति है, वो वहां का रानी या फिर राजा रहता है, वहां की रानी या फिर राजा रहता है, और वो वंश परंपरा के तरीके से वो चुन के आते हैं। राजा का बेटा राजा बनेगा या फिर राजा की बेटी रानी बनेगी, कोई तो भी वो रॉयल फैमिली से व्यक्ति
उस देश का राष्ट्रपति बनता है, सर्वोच्च व्यक्ति बनता है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा है क्या? भारत में राष्ट्रपति हर 5 साल बाद बदल जाता है, ठीक है। यहां पर क्रोनोलॉजिकल सिस्टम नहीं है या फिर राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं है। हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, उनको हम चुन के नहीं देते, बट हमारे चुने गए जो मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे आमदार है, खासदार है, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा आपके सामने। बट हमारे देश का प्रथम नागरिक, सर्वोच्च नागरिक हम चुन के देते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुन के देते हैं, इसीलिए हमारा स्टेट रिपब्लिक स्टेट है। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्षता है। सोशलिस्ट, समाजवादी कंसेप्ट भारत ने अपनाई है, मतलब गरीब को और गरीब भी नहीं होने देते और अमीर को और अमीर भी नहीं होने देते। ये सिंपल मीनिंग है सोशलिस्ट इस वर्ड का। इक्वालिटी, सबको समानता से आंका गया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 नंबर का जो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वालिटी की बात करता है। फ्रैटर्निटी, बंधुत्व भाव। उसके बाद लिबर्टी, स्वतंत्रता। सॉवेरेंटी, सार्वभौमत्व। हमारे इंडियन भारत के बारे में सही और गलत निर्णय जो भी है वो लेने का अधिकार हमारे ही लोगों के पास में, हमारे ही शासन के हाथ में है, हमारे ही हाथ में। इसीलिए हमारा देश सॉवेरेंटी कहलाता है, सार्वभौमत्व है हमारे पास। हमें डिसीजन लेने के लिए, हमारे भारत के बारे में डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे देश से अनुमति नहीं लेनी पड़ती या फिर यूएन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। हम खुद हमारे भले बुरे के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। इसको ही सार्वभौमत्व मतलब सॉवेरेंटी कहा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बार बार यूज होते जाएंगे। दोस्तों, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। उसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर BN राव, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर किस कमिटी के मेंबर थे, हेड थे? तो वो थे ड्राफ्टिंग कमिटी के। उस समय बहुत सारी कमिटीज बनी थी। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय बहुत सारी कमिटीज बनी थी। तो सेंट्रल कमिटी के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। प्रोविंसेस कमिटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो बहुत सारी कमिटीज बनी थी। तो 3 नाम याद रखना है, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये 3 व्यक्ति किस किस कमिटी के अध्यक्ष थे, यही पॉइंट आपको याद रखना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपके नोटबुक में आपने लिख के रखना है कि पंडित नेहरू किस कमिटी से रिलेटेड थे, डॉक्टर अंबेडकर किस कमिटी से रिलेटेड थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में 4 सेंटेंस लिखने की कोशिश करो। 4 जानकारी भरे इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस लिखने की कोशिश करो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अभी उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन 2 कानून का क्या महत्व था, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज कितने आर्टिकल्स हैं, उसको कितनी बार अमेंड किया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने समझी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत क्या है, ये भी हमने समझा। तो आज के लेक्चर के लिए मैं यही रुकता हूं। कल हम और भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जो देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो देखा, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।